नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास शो सरकार। मैं हूं आपके सामने मनीष कुमार पांडे। इस हफ्ते कुछ और अटपटी और चटपटी खबरों के साथ आपके सामने हाजिर हूं। इस हफ्ते जो पहली खबर है हमारी वो यूपी के पुलिस कमिश्नरेट से जुड़ी हुई है। दूसरी खबर दो नौकरशाहों के विवाद से है। तीसरी और चौथी खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति जगत से है। तो फिलहाल चलिए शुरू करते हैं अपना खास शो सरकार। नमस्कार। जो पहली खबर है हमारी वो उत्तर प्रदेश के पुलिस कमिश्नरेट से संबंधित है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में कई सारे पुलिस कमिश्नरेट बना दिए गए। बनाया इसलिए गया था कि ज़्यादा अफसर होंगे, निगरानी अच्छी होगी, अपराध कम होंगे और पुलिस लोगों की मदद करेगी। अब कितना मदद कर रही है, कितना मदद नहीं कर रही है, इसके आंकड़े तो हमारे पास नहीं हैं, लेकिन हम आपके लिए इसी मतलब कमिश्नरेट सिस्टम से जुड़ी हुई एक अफसर की कहानी पेश करने जा रहे हैं। दरअसल मामला उत्तर प्रदेश के एक पुलिस कमिश्नरेट से है। माफ करिए, बार बार मैं रोकने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नाम आ जा रहा है सामने, हालांकि नाम नहीं लेना है मुझे। दरअसल एक आईपीएस अफसर हैं जो उत्तर प्रदेश के कमिश्नरेट में तैनात हैं। कुछ दिनों पहले उनकी शादी हुई। उनकी जो शादी हुई है वो उत्तर प्रदेश पुलिस के ही एक डीजी लेवल के अफसर से हुई है और आजकल उनकी तैनाती एक कमिश्नरेट में एडीसीपी के पद पर हुई है। अब हमारी कहानी यहीं से शुरू होती है। दरअसल महकमे में चर्चा ये है कि एडीसीपी साहब आजकल अपने किसी विभागीय महिला मित्र के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं। शाम होते ही दोनों एक साथ हो जाते हैं। ये बात उड़ते उड़ते महकमे में पहुंची। महकमे में जब आप जानते हैं कि कोई बात शुरू होती है, चर्चा होती है, तो देर सवेर घर वालों को भी पता चल जाती है। फिलहाल उड़ते उड़ते ये खबर एडीसीपी के साथ घर पहुंच गई। अब घर में उनकी पत्नी ने सुनने में आया है कि जैसा कि होना आम सी बात है, जैसा कि लोग बता रहे हैं, समझाया बुझाया, लेकिन एडीसीपी साहब अपनी आदतों से बाज नहीं आए। फिलहाल मैडम भी, क्योंकि उनके भी फादर डीजी लेवल के अफसर रहे हैं, उन्होंने अपनी बात पिताजी तक पहुंचाई। पिताजी बेचारे चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि भाई बेटी के घर का मामला है तो कुछ करना चाहिए। अब क्या करते? फिर खबर ये आई कि जो कमिश्नरेट के सीपी साहब हैं वो किसी जमाने में उनके शिष्य हुआ करते थे। लिहाजा उन्होंने ये कहानी सीपी साहब को बताई और जब से सीपी साहब को इस मामले का पता चला है तब से सुनने में ये आ रहा है कि सीपी साहब 8 बजते ही एडीसीपी साहब को अपने दफ्तर बुला लेते हैं और 12 बजे तक अपने साथ ही बिठाए रहते हैं और उसके बाद वो उनको छोड़ते हैं कि भाई अब आप यहाँ से सीधे घर चले जाओ। तो फिलहाल उस कमिश्नरेट में आजकल जो पूरी फोर्स है उसके बीच में इस बात की चर्चा बड़ी जोरों शोरों पर है कि एडीसीपी साहब बहक गए थे और साहब ने उनकी अकड़ ठिकाने लगा दी है। हमारी जो दूसरी खबर है वो उत्तर प्रदेश की नौकरशाही से जुड़ी हुई है। दो नौकरशाहों के टकराव से जुड़ी हुई है। चलिए आपको बताते हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा लेकिन आप पूरी कहानी समझ जाएंगे।
आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर एक खबर बड़ी तेजी से वायरल हो रही थी कि मेम साहब का कुत्ता गायब हो गया और कुत्ते को ढूंढने में पूरे जिले भर की फोर्स लग गई। सुबह से शाम तक कुत्ता ढूंढ लिया गया और फिर जो जिले के तमाम अफसर थे उन्होंने राहत की सांस ली। अब मैं ये सोच रहा था कि भला किसी इतने हाई लेवल अफसर के घर की चारदीवारी से बात ये बाहर निकलकर आखिर आई कैसे। मैंने बड़ी खोजबीन की, जांच पड़ताल की, तब पता चला कि मामला कहाँ से लीक हुआ। हमको लगता है कि बहुत लोग, सारे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जिस दिन की ये खबर है उसके ठीक एक दिन पहले, मतलब जिस दिन ये खबर आई ठीक एक दिन पहले, या शायद मुझे लगता है उसी दिन की बात है, उसी दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नोएडा दौरे पर थे। नोएडा में चूंकि जोन सेम था तो जिन में मैडम का कुत्ता गायब हुआ वो भी पहुंची हुई थी। अब कार्यक्रम शुरू होने वाला था, इसी बीच मैडम के पास कहीं से फोन आ गया और मैडम साहब नाराज हो गई और वो जोर जोर से सामने वाले को डांटने लगी, भाई कैसे इतने लापरवाह हो, कुत्ता कैसे गायब हो सकता है, लगाओ, सबको लगाओ, ढूंढो, कुत्ता मुझे मिलना चाहिए, नहीं मिला तो मैं सबकी खटिया खड़ी कर दूंगी। ये अमूमन जो आदमी गुस्से में बोलता है, वो मैडम वहाँ बोल रही थी और उनके कुछ दूर पर खड़ी एक दूसरी मैडम, उन्होंने ये बात सुन ली। अब बताने वाले बताते हैं कि उन दोनों लोगों के बीच में काफ़ी दिनों से रस्साकसी चल रही थी। दूसरी वाली मैडम को मौका मिल गया, उन्होंने ये खबर मीडिया में लीक कर दी। मीडिया में लीक करने के बाद बड़ा हंगामा हुआ, बड़ा शोर शराबा हुआ, बहुत सारे लोग आजम खान की भैंस याद करने लगे, बहुत सारे लोग सरकार पर हमला करने लगे, लेकिन फिलहाल मामला तूल पकड़ लिया। फिलहाल शाम को खबर आई कि मैडम का कुत्ता मिल गया, जो भी मजम्मत और जलालत होनी थी वो हो गई, खबरें ख़त्म हो गई। लेकिन फिर अभी कुछ दिनों पहले एक और खबर आती है कि जो मैडम साहब जिन्होंने ये खबर लीक की थी वो लंबे समय से 3-4 साल से जिस कुर्सी पर चिपक कर बैठी हुई थी उनको वहाँ से हटा दिया गया, उतार दिया गया। तो अब जिन लोगों को ये पता था कि खबर कहाँ से लीक हुई, अब वो लोग आजकल हंस हंस के इस बात की चर्चा करते हैं कि मैडम ने गड्ढा तो खोदा था दूसरे के लिए, लेकिन गिर गई खुद ही। हालांकि जो पोस्टिंग हुई है उनकी वहाँ से हटाकर वो भी अच्छी ही कही जाएगी, लेकिन ये है कि एक मिथक टूटा कि बड़े लंबे समय से वो कुर्सी पर जमी हुई थी और उनको वहाँ से हटा दिया गया। तो फिलहाल लोग कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि भाई जो उन्होंने मैडम ने दूसरी वाली मैडम के साथ किया वो ठीक नहीं था, लिहाजा भगवान ने ही न्याय कर दिया और मैडम को लंबे समय से जहाँ वो अपनी कुर्सी पर तैनात थी उस कुर्सी से हाथ धोना पड़ गया। हमारी जो दूसरी खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति जगत से जुड़ी हुई है, उत्तर प्रदेश के एक राजनेता से जुड़ी हुई है। दरअसल 2024 का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, सभी सियासी दल अपना गुड़ागड़ी करेंगे कि किस तरीके से उनकी सीटें आएंगी, कैसे वो जीतेंगे, कैसे आगे निकलेंगे, इस बात की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में नेता हैं जो योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, नाम है संजय निषाद। संजय निषाद खुद कैबिनेट मंत्री हैं, उनके बेटे सांसद हैं, एक बेटा उनका विधायक है, एक बेटा और है जिसे कहीं और राजनीति में स्थापित करने में लगे हुए हैं, देर सवेर उसे भी स्थापित कर लेंगे। कल उनकी एक वीडियो आई, वीडियो गोरखपुर की थी। गोरखपुर में मंत्री जी अपने खून से अपने समाज को खत लिख रहे थे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये खत लिखने की उन्हें ज़रूरत क्या है। हालांकि उनका कहना था कि वो अपने समाज को एकजुट करने के लिए, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनका समाज ज़बरदस्त
विकास कर रहा है, इसलिए उनके साथ जुड़े, एकजुट हो जाए, इस तरह की अपील वो अपने पत्र में कर रहे थे। इसके पीछे की जब वजह समझने की कोशिश की तो कुछ तथ्य सामने निकल के आए जो मैं आपको बता रहा हूँ। दरअसल जब से ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं तब से संजय निषाद कुछ परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। वजह यह है कि जिस पूर्वांचल में वो अपने आप को मजबूत बताते थे, उसी पूर्वांचल के कुछ जिलों में ओम प्रकाश राजभर के भी वो सपोर्टर हैं, वोटर हैं। अब इसके अलावा अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में, अगर 2019 का लोकसभा चुनाव देखा जाए तो उसमें अनुप्रिया पटेल की पार्टी थी और इनकी पार्टी थी। इन दोनों लोगों ने सपोर्ट किया था सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का, और ठीक ठाक प्रदर्शन किया था और उसकी हिस्सेदारी भी इन्हें मिली कि आज ये कैबिनेट मंत्री हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर के आने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये थोड़े से असहज हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ इनकी जो पार्टी है निषाद पार्टी, तो निषाद बिरादरी के बहुत सारे लोग जो कभी इनके साथ हुआ करते थे वो भी बहुत खासे नाराज हैं। सोशल मीडिया पर देख सकते हैं आप, बहुत सारे लोगों ने इनके खिलाफ बहुत सारे बयान भी दिए हैं कि अपने पूरे परिवार को इन्होंने माननीय बना लिया और समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ओम प्रकाश राजभर के आने के बाद इन्हें ऐसा लग रहा था, शायद जो मुझे लग रहा है, कि जो इनका वोट बैंक है, जो वोटर बैंक है, वो थोड़ा इधर उधर हो सकता है। लिहाजा उन्होंने यही समझा, अपना खून निकाला सिरिंज से और एक खत लिख डाला। अब जो खत है जो इन्होंने लिखा है उसका कितना असर पड़ेगा ये बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन जो उनके विरोधी हैं उन्हें बोलने का मौका मिल गया है और वो अब लगातार इन पर हमले कर रहे हैं कि अब तक उन्हें अपने समाज की याद नहीं आई। अब जब चुनाव नज़दीक आ रहा है तो फिर वो समाज को एकजुट करने में लगे हैं। फिलहाल देखिए उनका जो खून भरा खत है वो क्या रंग ले आता है, उसका कितना असर होता है। लेकिन कुल मिला के ये कह सकते हैं कि संजय निषाद भी अब इस कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बना सकें भारतीय जनता पार्टी पर और कैसे वो दिखा सकें कि जो उनका वोट बैंक है वो उनके साथ है। हमारी जो अगली खबर है वो भी उत्तर प्रदेश की राजनीति से ही जुड़ी हुई है। दरअसल आपने देखा होगा जब 2022 का विधानसभा चुनाव था तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे सहयोगी दल उसका साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। ओम प्रकाश राजभर ने पहले बगावत कर दी थी। उसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य उस फहरिस्त में हैं, दारा सिंह चौहान हैं, डॉक्टर धर्म सिंह सैनी हैं। ऐसे कई नेता भारतीय जनता पार्टी छोड़ के समाजवादी पार्टी चले गए थे। उन्हें लग रहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी का समय खत्म हो गया है और अब अगला जो चुनाव है उसमें समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। इन्होंने खुले मंचों से दावे भी किए थे और बहुत सारी बातें भी भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोली थी। लेकिन अब एक एक करके उनकी वापसी का दौर शुरू हो गया है। अभी जो इसके पहले की जो खबर थी उसमें जो हमने बताया आपको, जो डॉक्टर संजय निषाद थे, संजय निषाद इस समय काफ़ी असहज हैं ओम प्रकाश राजभर के वापस एनडीए में आने की वजह से। लेकिन ओम प्रकाश राजभर के आने के बाद और कुछ लोगों के नाम बड़ी तेज़ी से चर्चा में हैं कि वो भी अब भारतीय जनता पार्टी में वापस आ सकते हैं। उसमें एक प्रमुख नाम है डॉक्टर धर्म सिंह सैनी का। डॉक्टर धर्म सिंह सैनी समाजवादी पार्टी सरकार में भी रहे, बहुजन समाज पार्टी सरकार में भी रहे, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी रहे और अब आजकल पार्टी से बाहर है। 2022 में चूंकि उन्हें ऐसा लगा था कि समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी, लिहाजा उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया था। लेकिन मुझे एक वाकया याद आता है कि बहुत पहले जब दोबारा 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सरकार बना ली तो सहारनपुर का एक कार्यक्रम था और वहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा था। एक जनसभा को वहाँ योगी जी को संबोधित करना था। कुछ ही देर में टीवी चैनलों पे डॉक्टर धर्म सिंह के बयान आने लगे कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व से प्रभावित होकर अब वो फिर भारतीय जनता पार्टी में वापस जा रहे हैं। लेकिन
योगी आदित्यनाथ ने, चूँकि जो पार्टियां हैं वो तो अपने हिसाब से लोगों को पार्टी में लेती हैं, निकालती हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ बड़े सिद्धांतवादी नेता रहे हैं। उन्होंने अपने आज तक अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया है। जब उन्हें डॉक्टर धर्म सिंह सैनी की ज़रूरत थी तो वो पार्टी छोड़कर चले गए थे। उसका परिणाम क्या हुआ? अपनी विधानसभा का जी चुनाव हारे। और अब जब वो दोबारा सरकार में हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो उन्हीं के स्टेज पे पहुंच रहे थे दोबारा पार्टी ज्वाइन करने। लिहाजा उनके मंच पर उन्हें जगह नहीं मिली, योगी आदित्यनाथ ने उनसे दूरी बना ली और वो छटपटा के रह गए, भारतीय जनता पार्टी में एंट्री नहीं कर पाए। बाकायदे आप देखेंगे, अगर गूगल वगैरह सर्च करेंगे तो चैनलों पर बहुत सारे बयान हैं। उन्होंने बाकायदे ऐलान करके वो घर से निकले कि वो जा रहे हैं और अभी पहुंच के वो कुछ देर में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब चूंकि राजनीति है, इसमें कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी खबर ये है कि अब डॉक्टर धर्म सिंह सैनी भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि उस समय एंट्री कराने की जिम्मेदारी जो थी वो उत्तर प्रदेश के संगठन की थी, उत्तर प्रदेश सरकार की थी। तो उस वक्त तो इनकी एंट्री नहीं हो पाई, लेकिन अब ओम प्रकाश राजभर के आने के बाद अब इस बात की संभावना जताई जा रही है कि आने वाले 2-4-5 दिनों में डॉक्टर धर्म सिंह सैनी भी भगवामय हो जाएंगे, मतलब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेंगे। हो सकता है कि सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपने पाले में न ले, थ्रू ओम प्रकाश राजभर वो गठबंधन में आ जाए। लेकिन फिर भी बहुत सारे भाजपाइयों को और बहुत सारे नेताओं को जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, उन्हें ये बात पच नहीं रही है कि आखिर डॉक्टर धर्म सिंह सैनी को दोबारा पार्टी में क्यों लिया जा रहा है। हालांकि जो रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें उसे उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में जीतनी है और कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। लिहाजा वो चाहे वो डॉक्टर धर्म सिंह सैनी हो या दारा सिंह चौहान हो या ओम प्रकाश राजभर हो, उन्हें अब किसी से परहेज नहीं है। उनका एकमात्र मकसद है उत्तर प्रदेश के 2024 के लोकसभा चुनावों में 80 की 80 सीटों पर विजय पताका फहराना और एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना। तो फिलहाल देखिए क्या होता है। आने वाले 2-4-5 दिनों में डॉक्टर धर्म सिंह सैनी बीजेपी के पाले में खड़े दिखाई देते हैं या फिर विरोध के चलते उन्हें पार्टी में आने से रोका जाएगा। फिलहाल इस हफ्ते यही खबरें हमारे पास आपके लिए थी और उम्मीद है कि ये खबरें, इसमें से हो सकता है एक आध खबरें आपको पता हो, लेकिन उस जो खबरें स्टार्टिंग में मैंने आपको बताई, 1-2 खबरें बताई, उसकी जानकारी हो सकता है आपको ना हो। और अगर ऐसी खबरों में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होता हो आपको, तो आप इंतज़ार किया करिए हमारे सरकार शो का। इस हफ्ते के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।